बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ चीक के जो 3 स्टेप पढ़ लिए हैं उससे नेक्स्ट स्टेप है। अभी तक जो हमने डेवलपमेंट ऑफ चीक का हिस्सा पढ़ा है उसमें पहले हमने क्लीवेज को डिस्कस किया, फिर उसके बाद जब क्लीवेज हो जाती है, सेल डिवीजन शुरू हो जाती है तो अगली स्टेज मोरूला बन जाती है। मोरूला के बाद फिर अगली जो स्टेज है जब उसमें कैविटी बनना शुरू हो जाती है, स्पेस बनना शुरू हो जाती है, उसको हमने ब्लास्टूला कहा था। उसके बाद जब ब्लास्टूला में सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, रीअरेंज होते हैं तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन वाली जो स्टेज थी उसमें हमने कहा था कि जो एम्ब्रियो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बन जाती हैं। जैसे 2 लेयर्स बनती है, ऊपर वाली लेयर को हमने एपिब्लास्ट कहा था, नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहा था। और एपिब्लास्ट के बारे में हमने कहा था कि ये फ्यूचर में एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनेगी, और जो हाइपोब्लास्ट है उसके बारे में हमने कहा था ये फ्यूचर में एंडोडर्म बनेगी। उसके बाद हाइपोब्लास्ट के कुछ काफ़ी सारे सेल्स वो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं और सराउंड करते हैं यॉर्क को और एंडोडर्मल लाइनिंग बना देते हैं, क्योंकि हाइपोब्लास्ट ने एंडोडर्म बनानी होती है तो ये जो सेल हैं ये एंडोडर्मल लाइनिंग बना देते हैं, और इसको हम यॉर्क सैक भी कह सकते हैं या एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं। उसके बाद दरमियान में आप कह सकते हैं काफ़ी सारा फ्लूइड जमा हो जाता है, और फ्लूइड जमा होने की वजह से चूँकि यहाँ एल्ब्यूमिन जमा होती है और एल्ब्यूमिन आप लोगों को पता है कि ट्रांसपेरेंट होती है, तो इस वजह से ये वाला एरिया जिसे जो ट्रांसलूसेंट एरिया है इसको हमने कहा था ये एरिया पेलोसिडा है। और जो मार्जिनल एरिया है यहाँ चूँकि सेल यॉर्क के साथ जुड़े होते हैं तो यहाँ जो एरिया बनता है इसको हम कहते हैं एरिया ओपेका। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अगर हम इसको साइड से देखें तो ये हमें इस तरह नज़र आती है। इस स्टेज के ऊपर जो एम्ब्रियो है उसमें हमें 2 लेयर्स नज़र आती हैं। नीचे वाली लेयर को हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, ऊपर वाली लेयर को एपिब्लास्ट कहते हैं। लेकिन जैसे मेरे ये जो 2 हाथ हैं साइडों से तो आपको ये व्यू नज़र आएगा, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल इसी तरह जो सेल्स हैं ये डिस्क की शक्ल में होते हैं, गोल डिस्क की शक्ल में होते हैं। एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है। ये नहीं है कि सिर्फ ये एक आप कह सकते सिंगल लेयर है, नहीं, ये पीछे तक गई होती है। ऐसे ये वाली लेयर इसको ऊपर से देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 डिस्क हमें नज़र आएंगी। जो हाइपोब्लास्ट है उसकी डिस्क हमें इस तरह गोल सी ऊपर से नज़र आएगी, और इसके जो सेल से मिलके बनी है ये सारे सेल्स हैं, यानी आप कह सकते हैं ये जो हिस्सा है ये सारे सेल्स हैं। और इसके नीचे हमारे पास हाइपोब्लास्ट की डिस्क है। यानी आप ये समझ लें कि ये जो हमें 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं ये 2 डिस्क हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। तो जो रेड कलर की डिस्क है ये एपिब्लास्ट है, और जो ब्लू कलर की डिस्क है जो एपिब्लास्ट के नीचे है ये हाइपोब्लास्ट। अच्छा, उसके बाद सपोज हम एपिब्लास्ट को ही ले लेते हैं। इन दोनों डिस्कों में से हम किसको ले लेते हैं? एपिब्लास्ट को ले लेते हैं। ये एपिब्लास्ट है और यहाँ थोड़ा सा हिस्सा हम ड्रा कर देते हैं हाइपोब्लास्ट का, जो किसके नीचे है? एपिब्लास्ट के नीचे है। अब सबसे पहले होता क्या है, अगला जो हमारे पास आर्टिकल है वो नोटोकॉर्ड और मेसोडर्मल फॉर्मेशन है। हमने कहा था कि जो एपिब्लास्ट है इससे एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनेगी, और जो हाइपोब्लास्ट है उससे एंडोडर्म बनेगी। अब अगर हम इस डिस्क को देखें जो एपिब्लास्ट की डिस्क, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सेल यहाँ मज़ीद ऑर्गेनाइज होते हैं। अच्छा, एपिब्लास्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्फेलिक एंड, यानी ये वो पोर्शन है जिससे हेड रीजन बनेगा। स्फेलिक का लफ्ज़ी मतलब होता है हेड, और उसके अपोजिट जो पोर्शन होता है, अब आपको पता है जो चिकन है या चूज़ा है, एक उसका अगला हिस्सा होता है जहाँ उसका हेड होता है, एक उसका पिछला हिस्सा होता है। जो पिछला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसको कॉर्डल एंड कहा जाता है। कॉर्डल एंड कि ये दुम बनाते हैं।
अब यहाँ सेल माइग्रेट कर रहे होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, आप कह सकते हैं उनमें रीअरेंजमेंट हो रही होती है। कैसे रीअरेंजमेंट होती कि एक तो यहाँ सेल डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा रीअरेंज भी कर रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, सेल डिवीजन भी हो रही है, रीअरेंजमेंट भी हो रही है। अब यहाँ रीअरेंजमेंट क्या होती है कि जो कॉडल एंड है तो वहाँ क्या होता है कि जो साइडों से सेल हैं वो मिडल में आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। यानी आप ये समझ लें कि मूवमेंट कुछ इस तरह होगी, यहाँ से सेल आके यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो जो ये सेल इकट्ठे होते जाते हैं, हमारे पास ये जो डिस्क आमतौर पे गोल होती है, ये पेयर शेप स्ट्रक्चर इख्तियार करना शुरू कर देती है। यानी ये इस तरह होना शुरू हो, पेयर शेप स्ट्रक्चर इकट्ठे, यानी ये सेल जब जो इकट्ठे होते जाएंगे, ये वाले सेल ऐसे आ कहाँ से रहे हैं, साइडों से, और मिडल में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन किस एंड पे इकट्ठे हो रहे हैं, जो कॉडल एंड है, ऐसे। और जो उसका एंड है, ये वाला एंड जो स्फेलिक एंड की तरफ है इस लाइन का, यहां सेल कुछ ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और एक छोटा सा नोड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब हमारे पास ये जो लाइन बनी है, जो मुख्तलिफ सेल की एग्रीगेशन से बनी है, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक है। स्ट्रीक किसी डंडी को कहा जाता है, किसी लाइन को कहा जाता है। तो सबसे पहले ये बनी कैसे है, माइग्रेशन ऑफ सेल्स मीडियली, के मिडल में आएंगे, एंड कॉर्डली, और कॉर्डल एंड की तरफ, टू फॉर्म मिड लाइन थिकनिंग, और दरमियान में आके एक मोटी सी लाइन बनाएंगे। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। और जो हमारे पास, अच्छा, ये वाले वो जो सेल हैं जो आप कह सकते हैं मीजोडर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मीजोडर्म बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से सेल, ये जो डिस्क है इसके दरमियान माइग्रेट करना शुरू करेंगे, और माइग्रेशन के बाद फिर उसके बाद दरमियान में लेयर बनेगी जिसकी वजह से वो मीजोडर्म बने। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों डिस्क को यहाँ से कट करके देखें और कट करने के बाद इसको साइड से देखें, यानी ये हमने यहाँ से इसको कट कर दिया है और इसको हम साइड से देखें। अच्छा, ये इस दौरान ये दोनों आप कह सकते हैं लेयर एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाती, सेपरेट इस वजह से होती है ताकि दरमियान में सेल आ सकें। तो पहले तो हमने कहा था कि ये वाली जगह ब्लास्टोसील है, लेकिन ये जब दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगी तो जो दरमियान में कैविटी बनेगी वो ब्लास्टोसील कहलाएगी। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा इन दो डिस्क को साइडों से यानी टेढ़ा करके देखें, पहले तो हम देख रहे थे बिल्कुल इस तरह, अब थोड़ा सा हम इसको टेढ़ा करके देखते हैं इस दोनों डिस्क को, ताकि हमें डिस्क की शक्ल भी नज़र आए और जो आगे काम हो रहा है वो भी नज़र आए। यानी ये कोई इस तरह की हमें नज़र आएगी। ये हमारे पास है एपिब्लास्ट, ये दोनों लेयर चूँकि सेपरेट हो चुकी होती हैं। ये हमारे पास है हाइपोब्लास्ट, और इनके दरमियान में जो जगह बनी है, यानी ये हम कहते हैं एपिब्लास्ट डिस्क की तरह है, इस तरह ये डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ एक लाइन बन गई है जिसको हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा है, और यहाँ एक छोटा सा नोड बन गया है जिसको हमने, इस नोड को हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं, प्रिमिटिव नोड। अच्छा, जो ये सेल दरमियान में इकट्ठे होते रहते हैं तो इनकी लेंथ में इजाफा होता है, और ये वो सेल हैं जिन्होंने क्या बनाना है, मीजोडर्म बनाना है, मीजोडर्म बनाना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो डिस्क की शेप है वो पहले जैसे गोल थी तो वो पेयर शेप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी माइग्रेशन ऑफ सेल होती है कॉर्डल एंड की तरफ और मिडल टू फॉर्म मिड लाइन थिकनिंग, और दरमियान में एक मोटी सी लाइन बन जाती है कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा जाता है। यानी इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक। और जो एंड पे नोड बना है इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव नोड। तो ये ग्रो इन लेंथ, तो ये जो ग्रो करती जाती है लेंथ में, क्योंकि ये वाले जो सेल इकट्ठे हुए ये अब दरमियान में आएंगे, यहाँ से सेल दरमियान में आना शुरू,
और ये दरमियान में आके मेसोडर्म की लेयर बनाएंगे। इस वजह से इनके ये जो सेल इकट्ठे हो रहे हैं इनको मेसोडर्मल सेल कहा जाता है। तो ग्रो इन लेंथ, तो जो वो लेंथ में बढ़ती जाएगी मोर एंड मोर मेसोडर्मल सेल एग्रीगेट, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेसोडर्मल सेल इकट्ठे होते जाएंगे और इसकी शेप बदले। पहले डिस्क हमारे पास जो हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट वो थी गोल सर्कुलर थी, अब ये पेयर शेप बन जाती है, पेयर शेप नाशपाती की तरह। तो यहाँ चेंज ऑफ शेप सर्कुलर से क्या हो जाती है, पेयर शेप हो जाती है। अब क्या हो, अगर हम इस को थोड़ा सा ये 18 आवर्स तक का जो हमारे पास एम्ब्रियो है उसमें ये सारी चेंजेस आ चुकी होती, यानी प्रिमिटिव स्टेक इसमें बन चुकी होती है। ऊपर हमारे पास है एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, नीचे हमारे पास है ये वाली लेयर हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये प्रिमिटिव स्टिक है, ये हमारे पास प्रिमिटिव नोड है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रिमिटिव स्टिक बनी है, अब यहाँ से सेल दोनों के दरमियान एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान आना शुरू हो जाते हैं, यानी यहाँ से सेल माइग्रेट करके ऐसे आना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से दरमियान में मेसोडर्म डेवलप होना शुरू हो जाती है ऐसे। तो जिस वक्त प्रिमिटिव स्टिक से सेल अंदर जाएंगे तो प्रिमिटिव स्टिक वाली जगह पे एक नाली बन जाएगी। ये तो इसी तरह जिस तरह एक जगह है उसको अगर आप लेंथ वाइज खोदें तो वो एक नाली बन जाती है। तो यहाँ से सेल चूँकि अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ जगह क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एपीब्लास्ट की लेयर है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं ऐसे। उसके बाद नीचे हमारे पास है हाइपोब्लास्ट, और सेंटर में बनी है आप कह सकते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, और प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो किनारा है वो बना है हमारे पास प्रिमिटिव नोड। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि जब यहाँ से सेल माइग्रेट करना शुरू करेंगे और सेंटर में आना शुरू करेंगे तो ये वाली जो जगह ये खाली हो जाएगी, ये वाली जगह खाली हो जाएगी और यहाँ किनारा बन जाएगा इस खाली जगह का, ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो प्रिमिटिव जो स्ट्रीक थी वहाँ चूँकि उसके सेल सारे दरमियान में चले गए हैं जिन्होंने मेसोडर्म बनानी है। अब हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक की जगह वहाँ क्या बन जाएगा, प्रिमिटिव ग्रोव। प्रिमिटिव ग्रोव नाली को कहा जाता है। ठीक हो गया। तो यानी आप ये समझ लें कि यहाँ एक नाली डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से जब भी हम सिर्फ इन दोनों लेयर को ड्रा करते हैं तो यहाँ इसको इस तरह करके ड्रा करते हैं, क्योंकि अब यहाँ एक नाली बन जाती है ऐसे। क्लियर। तो हमारे पास ये वाले सेल माइग्रेटिंग सेल्स हैं जो मेसोडर्म के आ रहे हैं। ऊपर वाली एपीब्लास्ट है, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट है। और प्रिमिटिव स्टिक जहाँ थी वहाँ नाली बन गई है, उस नाली को हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रोव। तो यहाँ प्रिमिटिव ग्रोव कैसे बनता है, कंटिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ सेल बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वहाँ से मुसलसल सेल अंदर की तरफ आ रहे होते हैं और अंदर सेल आके उन्होंने मेसोडर्म बनानी है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ग्रोव, तो एक प्रिमिटिव ग्रोव बन जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो जहाँ जहाँ प्रिमिटिव स्ट्रीक मौजूद थी वहाँ एक नाली बनती है, उस नाली को हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रोव। अच्छा, जब नाली की बात करते हैं, किसी भी नाली की बात करते हैं तो उसके जो किनारे होते हैं, तो ये जो नाली बनी है इसके किनारों को हम प्रिमिटिव रिजेस कहते हैं। यानी ये जो हमारा एम्ब्रियो है इसमें जो प्रिमिटिव ग्रोव है ये वाजे नज़र आता है और उसके किनारे भी वाजे नज़र आते हैं। प्रिमिटिव ग्रोव मार्क ऑन आइदर साइड, दोनों साइड के ऊपर थिक एंड मार्जिन किनारे होते हैं, उन किनारों को हम कहते हैं प्रिमिटिव रिजेस। यानी ये वाले जो आप कह सकते हैं किनारे हैं ये प्रिमिटिव रिजेस कहलाते हैं, प्रिमिटिव रिजेस का। उसके बाद हैंसन नोड, ये जो प्रिमिटिव नोड है जब प्रिमिटिव ग्रोव बन जाता है तो इसमें भी कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो फिर हैंसन नोड कहलाता है। यानी प्रिमिटिव नोड हैंसन नोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ तीनों किस्म की लेयर्स बनना शुरू हो गई हैं।
अंदर मेसोडर्म है। जब यहाँ मेसोडर्म एस्टेब्लिश हो जाती है तो ऊपर वाली जो सरफेस है जो एपिब्लास्ट की थी, ठीक है, वो फिर एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जब नीचे मेसोडर्म बनती है तो ऊपर वाली सरफेस को अब हम फिर एपिब्लास्ट नहीं कहेंगे, बल्कि अब क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट कहेंगे। यानी ऊपर वाली सरफेस अब एक्टोडर्म बन जाती है, दरमियान में क्या, मेसोडर्म, और सबसे अंदर एंडोडर्म। जो हाइपोब्लास्ट के सेल है वो भी थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंडोडर्म। तो जब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है, इसको हम कहते हैं ये हमारी जो आप कह सकते हैं जर्म लेयर्स हैं वो डिवेल्प हो गई हैं। ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है। अच्छा, हैंसन नोड क्या होते हैं? बाद ऑफ ये शॉर्ट एट द स्फेलिक एंड। स्फेलिक एंड से क्या मुराद है कि आगे वाला एंड स्फेलिक था और पीछे वाला एंड हमारे पास कॉर्डल एंड था, जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि ये कॉर्डल एंड है, ये स्फेलिक एंड है। तो हमारे पास जो प्रिमिटिव ग्रोव है उसके स्फेलिंग एंड में एक क्लोजली लोकल थिकनिंग है कि एक गोल सा मोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हैंसन नोड कहा जाता है। अच्छा, ये हैंसन नोड भी इम्पॉर्टेंट है, हैंसन नोड भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी सेल माइग्रेट करके आगे की तरफ जाएंगे बीनीथ द एक्टोडर्म्स। यानी अगर हम इसको 3D तो नहीं शो कर सकते, यानी यहाँ से सेल माइग्रेट करके आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन ये आगे की तरफ एक्टोडर्म के नीचे है। यहाँ तो आपको लग रहा होगा इनके एक्टोडर्म पे मैंने ड्रा किया है, तो इसको आप समझें कि ये किसके नीचे है, एक्टोडर्म के नीचे। और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे उस, यानी जहाँ मेसोडर्म है तो आप कह सकते हैं जो मेसोडर्म का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ तो मेसोडर्म डेवलप हो गई है, लेकिन हैंसन नोड से जो आगे की तरफ है, अब यहाँ 3 लेयर्स हैं। ऊपर वाली हमारे पास है एक्टोडर्म, नीचे वाली मेसोडर्म, फ्रंट बैक साइड पे मेसोडर्म है क्योंकि ये कॉर्डल एंड है, और फ्रंट साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। हैंसन नोड से सेल जा रहे होते हैं। अब ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, यानी अगर हम सिर्फ दरमियानी लेयर को ड्रा करें तो दरमियानी लेयर में आगे तो हमारे पास है ये मेसोडर्म बैक साइड पे, और जहाँ सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ हैंसन नोड था, तो हैंसन नोड के से एक्टोडर्म के नीचे ये हमने दरमियानी लेयर, ऊपर वाली लेयर ये रेड कलर की है, आप कह सकते हैं, जो नीचे वाली लेयर है ये दरमियानी लेयर है, तो ये क्या है, मेसोडर्म। लेकिन हैंसन नोड से कुछ सेल निकलते हैं तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं मेसोडर्म से आगे की तरफ, यानी एक्टोडर्म के नीचे। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये मैंने दरमियानी लेयर सिर्फ ड्रा की है कि फ्रंट साइड जो बैक साइड है उस पे है तो मेसोडर्म, लेकिन हैंसन नोड से कुछ सेल नीचे की तरफ जाते हैं एक्टोडर्म के नीचे, और वहाँ एक मोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। उस मोटे से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। तो शॉर्टली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक, जब प्रिमिटिव स्टिक बन जाती है उसके बाद फिर माइग्रेशन शुरू हो जाती है, तो फिर वो तीनों लेयर बन जाती हैं। ख़ास तौर पे एंडोडर्म तो सबसे ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश होती है। सेल बिगेन टू पुश फ्रॉम द हैंसन नोड, तो हैंसन नोड से कुछ सेल माइग्रेट करके नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं एक्टोडर्म और आप कह सकते हैं एंडोडर्म के दरमियान, जहाँ मेसोडर्म भी डिवेल्प हो रही है, टू फॉर्म मिड रॉड लाइक मिड लाइन। तो वहाँ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड है क्या? अब नोटोकॉर्ड जो हमारे पास कॉर्डेट्स जितने भी हैं उनको कॉर्डेट नाम ही इस स्ट्रक्चर की वजह से रखा गया, नोटोकॉर्ड। अब फिर हमने कहा था कि जो कॉर्डेट्स हैं वो 2 किस्म के हैं, कुछ में रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, कुछ में नहीं होती उनको लोअर कॉर्डेट्स कहा जाता है। तो लोअर कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वही आप कह सकते हैं मेन एक्सिस का काम कर रही होती है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हम जब भी नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड वो स्ट्रक्चर है, चूंकि हम चिक की बात करें, चिक वर्टिब्रेट है, तो नोटोकॉर्ड चिक में वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट होगा। और 18 घंटे का जो हमारे पास एम्ब्रियो है उसमें जो स्ट्रक्चर वाजे नजर आते हैं उनमें से एक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड भी है। तो यही बात लिखेगी 18 आवर्स एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। तो बेटा आप लोगों ने ये बात थोड़ी सी अच्छी तरह समझनी है कि हैंसन नोड
को ये क्यों कहा गया मार्क द साइट ऑफ इन्वेजिनेशन, कि यहाँ से भी सेल नीचे की तरफ जाना शुरू हुए। एक तो सेल प्रिमिटिव स्ट्रीक से नीचे की तरफ आए, उन्होंने मेसोडर्म, अब यानी आप ये समझ लें कि इसके हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक के दो पोर्शन हैं, एक प्रिमिटिव नोड है, एक आप कह सकते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो सेल जब नीचे जाते हैं दोनों लेयर के दरमियान में, वो बनाते हैं मेसोडर्म। और ये जो प्रिमिटिव नोड जो बाद में हेंसन नोड में कन्वर्ट हुआ, तो इसके सेल जब नीचे की तरफ जाते हैं और जाते भी फ्रंट साइड पे हैं, ठीक है। इसके जो सेल प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल वो कॉर्डली बैक साइड पे इकट्ठे होते हैं और इसके सेल फ्रंट साइड पे जाते हैं। तो फ्रंट साइड पे जो आप कह सकते हैं सेल इकट्ठे होकर जिन्होंने एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम कहते हैं ये नोटोकॉर्ड है। तो ये जो हमारे पास नोटोकॉर्ड बना है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा फ्यूचर के अंदर। क्लियर? जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई है कि मेसोडर्म भी बन गई है और नोटोकॉर्ड भी बन गया है। अगला जो आर्टिकल है फिर हम डिस्कस करेंगे कि मेसोडर्म फिर मुख्तलिफ किस्म के पोर्शन में डिवाइड होती है। इसी तरह जो एंडोडर्म है वो भी अरेंज होकर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाती है। इसी तरह एक्टोडर्म है वो भी अरेंज होकर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाती है। तो अगले लेक्चर में इन लेयर से बनने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे 24 आवर्स एम्ब्रियो में देखने में आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।